हेलो एवरीवन, आईसीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं गौरव राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि सुपरपोजिशन क्या होता है, वेव्स कैसे सुप्रीम पोज होती हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कराना है तो आप कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, उस मेथड को हम लोग जानते हैं कि कोहेरेंट सोर्स को कैसे प्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे, कोहेरेंट क्या होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है, कोहेरेंट के लिए तीन कंडीशन याद रखनी है। कोई ऐसी लाइट या कोई ऐसा लाइट सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और थर्ड कंडीशन क्या है, सेम एम्पलीट्यूड। तीन कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स होने की, हमारे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि हमारा जो सोर्स है उन सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या तो उनके फेज डिफरेंस है उन दोनों में वो कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हमें मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो कैसा है, कोहेरेंट सोर्स है। अगर ऐसा आपको नहीं मिलता है, इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कोहेरेंट सोर्स क्यों होगा। और कोहेरेंट सोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सुपरपोजिशन फिनोमिना को अप्लाई करने के लिए कोहेरेंट सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात हमारे पास कोई दो सोर्स हैं और उन सोर्स से जो उन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट मिल रहा है, वो रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए। रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब दोनों वेव सुप्रीम पोज करेंगी। सुप्रीम पोज करने के साथ साथ वो कब सुप्रीम पोज करेंगी या रिजल्टेंट कब देंगी, अगर हमारा सोर्स क्या होगा, कोहेरेंट होगा। तो हम जानते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सिंपली आप कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस नहीं करा सकते। अगर हमारे पास कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है या दो लाइट बल्ब हैं, वो क्या कोहेरेंट होंगे, क्या उनका जो लाइट होगा वो कोहेरेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। इन एनर्जी ऑर्बिट्स में या एनर्जी बैंड में क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। इस ऑर्बिट से बाहर कब जाएंगे, अर्थात ये मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के कारण ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन इसी समय अगर इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। मान लेते हमारे पास कोई एक, यहाँ पे कोई एक एनर्जी सोर्स है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी सोर्स है। यहाँ से एनर्जी चली और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी अपनी क्लास छोड़ के वो नई स्टेट में चला जाएगा। नई स्टेट में जाएगा तो अपने साथ वो क्या लेके जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा, मूव करता रहेगा। अब ये उसी क्लास में नहीं बैठा रहेगा, कुछ ही समय तक रहता है वो उस क्लास में। कितनी देर तक, 10⁻⁸ सेकेंड तक उस क्लास में रुकता है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसी क्लास में वापस लौट आता है। जब उस क्लास में वापस लौट के आता है, उस कंडीशन में जब आएगा, क्योंकि इस स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, और इसको क्या बोलते हैं, इसके पहले वाली, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा, और ग्राउंड स्टेट में उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए। अर्थात जब ये आएगा अपर क्लास से जब लोअर क्लास में आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को
एनर्जी को रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी जो रिलीज होगी वो रिलीज होगी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर हम कहना चाहें तो हमने जो एनर्जी दी थी वो कितनी दी थी? E बराबर एच न्यू। न्यू क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से न्यू बराबर क्या आ जाएगा? E अपान एच। E क्या है? जो हम एनर्जी दे रहे हैं, और न्यू क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा होगा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। E क्या है? एनर्जी। एच क्या है? आपका प्लांक कांस्टेंट है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूरा क्लाउड होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सारे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को सेम कर पाए? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा पॉसिबल जब नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी लाइट जो होगी वो क्या होगी? कोहेरेंट लाइट होगी। या वो सोर्सेज कैसे होंगे? कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो अब कोहेरेंट लाइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें आगे पढ़ना है सुप्रीम पोज या सुपरपोजिशन फिनोमेना पढ़ना है। उसी के द्वारा हमें अप्लाई कराना है इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को। इंटरफेरेंस फिनोमेना और डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो डिपेंड है वो किसके ऊपर हैं? वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। उस फिनोमेना को हमें अप्लाई कराना है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? कोहेरेंट सोर्सेज को कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? कैसे हम किसी सोर्स को कोहेरेंट बना सकते हैं? तो हमारे माइंड में जरूर होगा, यहाँ पे हाइगन्स के प्रिंसिपल को हम लोग याद करेंगे। हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या था? कि जब किसी सोर्स से वेव्स निकलती हैं तो वो क्या करती हैं? सेकेंडरी सोर्सेज का निर्माण करती हैं, और जो जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स से इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी का निकल रहा होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी सोर्स की होगी। अर्थात आप ये कह सकते हो, ये आपके पास कोई सोर्स हो गया, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये सोर्स है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक कोई स्लिट रख दी। कल मैंने सबटेंट सोर्सेज का पढ़ा था। ये आपकी स्लिट क्या हो गई? एक ये स्लिट है, ये सोर्सेज क्या हो जाएंगे? S1 S2। अब ये जिस फेज में यहाँ पे पहुँचेंगे उसी फेज में ये S1 और S2 से भी चलेंगे। ये इस तरीके से मूव करेंगे, आगे ट्रेवल करेंगे। तो अब जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही यहाँ पे S1 और S2 पे भी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, सन की लाइट है, हम किसी कमरे में हैं, उस कमरे में दो पैरेलल विंडोज लगे हुए हैं। उन दोनों विंडोज से जो लाइट आएगी वो लाइट कैसी होगी? कोहेरेंट सोर्स होगी। क्यों कोहेरेंट सोर्स होगी? क्योंकि सन हो गया आपका प्राइमरी सोर्स, और दोनों जो विंडोज सेल हैं वो S1 और S2 एज अ सेकेंडरी सोर्स का वर्क करेंगे। अर्थात कमरे में जो लाइट पहुंच रही होगी वो लाइट कैसी होगी? कोहेरेंट होगी। कोहेरेंट की कंडीशन क्या है? कोहेरेंट की कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, या फिर उन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अर्थात जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी S1 और S2 के पास होगी। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने का, क्या हुआ? हमने क्या किया? यहाँ पे सोर्स को स्प्लिट कर दिया। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि बाई स्प्लिटिंग मेथड। हमने क्या किया? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? हमने सोर्स को क्या किया? बाई स्प्लिटिंग सोर्स का, बाई स्प्लिटिंग सोर्स। ये सोर्स था आपका, और इसको हमने क्या किया? दो सोर्सेज S1 और S2 में। अब यहाँ से जो वेव्स चल रही होंगी यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेंगी और यहाँ से यह ऐसे ट्रेवल करेंगी। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वही फ्रीक्वेंसी इनकी होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम लोग, या हम ऐसे मान लेते हैं, या एक कोई दूसरी वेव ले लो। ये वेव हम मान लेते हैं हमारे पास S है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे होगी। हम एक दूसरा कोई ले लेते हैं, ये सोर्स हमारा S1 है, दूसरा सोर्स S2 हो गया, ये कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही होगी। इन दोनों के बीच में इसकी फेज कितनी है? फेज 0 है। इसकी फेज कितनी है? π/2। इससे π/2 ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज़ कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? उनकी फेज क्या है? π/2, यहाँ पे 0। इन दोनों के बीच की जो गैपिंग हो कितनी है? π/2 है। और ये क्या है? जो एम्पलीट्यूड इसका यहाँ पे होगा वही एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा। और ये कैसी वेव्स हैं? सस्टेन्ड वेव्स, या प्रोग्रेसिव वेव, या कॉन्टिन्यूस वेव। कॉन्टिन्यूस क्यों बोलेंगे?
क्योंकि इनका जो क्रस्ट है, यहाँ भी क्रस्ट आपको मिल रहा है और यहाँ भी क्रस्ट मिल रहा है। ये दोनों वेव्स कैसी हैं? प्रोग्रेसिव वेव या कॉन्टिन्यूअस वेव, या इन्हीं को सस्टेन्ड भी बोल सकते हैं। इसको भी सस्टेन्ड बोल सकते हैं। सोर्स आपका कहीं भी हो, आप सोर्स उठा के यहाँ पे रख दो, सोर्स उठा के आप H2 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स कहीं भी हो, कंडीशन क्या है? उनका एम्पलीट्यूड ये आपका क्या है? सेम होना चाहिए, या उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कराने का सबसे पहला मेथड है कि क्या किया जाए? सोर्स को स्प्लिट कर दिया जाए। इस फिनोमेना को हम यूज कहाँ पे कराएंगे? अभी यंग का डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, यंग्स ने जो डबल स्लिट का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था वो इसी मेथड पे दिया था। क्या उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अभी देखेंगे कि किस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड होता है, किस तरीके से उसकी इंटेंसिटी बदलती रहती है, कहाँ पे वो मैक्सिमम लाइट पहुँचेगी, कहाँ पे मिनिमम लाइट पहुँचेगी, वो इसी फिनोमेना पे देखेंगे। और दूसरा मेथड आपका क्या है? सेकेंड मेथड क्या है भैया? पहला मेथड तो हो गया सोर्स को स्प्लिट कर दिया। दूसरा, या तो आप क्या करें, सेकेंड मेथड आपके पास क्या है? बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को स्प्लिट कर दिया जाए, या इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं और बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन, बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड बोल दें या बाय रिफ्लेक्शन बोल दें, इसके द्वारा भी हम कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। कैसे? देखिए, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सोर्स है। वो सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी बोल सकते हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है? जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रकाश दे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सोर्स। अब ये आगे प्रकाश इस तरीके से नहीं जाएगा, तो अब लाइट कैसे जाएगी? हमने क्या किया? यहाँ पे दो मिरर रख दिए। ये आपका मिरर क्या है? ये पहला मिरर हो गया। ये आपके पास मिरर क्या हो गया? ये M1 मिरर है। ये आपके पास क्या है? M2 मिरर है। दो मिरर लगा दिए। अब रेज यहाँ से जाएगी ऐसे, इसमें क्या करेगी? हमने एक यहाँ पे स्क्रीन रख दी है। ये आपकी क्या है? स्क्रीन है। अब लाइट रे यहाँ से जाएगी, इस पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे हिट करेगी जाके, ये पॉइंट P है। इस तरीके से ये रे यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके P पॉइंट पे पड़ेगी जाके, यहाँ P पॉइंट पे पहुँची। तो इस तरीके से रे चलेगी ये पहली रे, इस तरीके से ये कहाँ पे पहुँचेगी? P पे पहुँचेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रिंसिपल या न्यूटन की कॉपलेट थ्योरी थी, लाइट जो चलती है वो स्ट्रेट मोशन में चल रही है। तो अगर इस रेज को हम पीछे बढ़ाएंगे तो S1 सोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। इस रेज को ऐसे ये चल रही होगी। अगर इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं भैया, तो आपको सोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा? S2 मिल जाएगा। ये S1 और S2 क्या होंगे? इमेजिनरी या वर्चुअल सोर्सेज का कार्य करेंगे। तो ये क्या है? S1 और S2 क्या हैं? सेकेंडरी सोर्सेज हैं। यहाँ से जो लाइट जाएगी P पॉइंट पे पहुँचेगी, क्या होगा? उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। S1 और S2 एज आ कोहेरेंट सोर्स का वर्क करेंगे। इसका यूज कहाँ होगा? इस मेथड का यूज हम लोग कहाँ पे कराएंगे? आगे आपको पढ़ना होगा फ्रिजनल बाइप्रिज्म। फ्रिजनल बाइप्रिज्म, फ्रिजनल बाइप्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होते हैं, उनके दोनों बेस को जोड़ के हम क्या करते हैं? एक एंगल को 179 डिग्री कर देते हैं और बाकी जो एंगल होते हैं वो हाफ डिग्री के होते हैं। दो प्रिज्म लिया, उनको आपस में हमने जोड़ दिया, वो क्या बनाएंगे? वो फ्रिजनल बाइप्रिज्म बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फ्रिजनल बाइप्रिज्म? वो आप लोग जान लीजिए। ये आपका ऐसे होता है, ये हाफ डिग्री के होते हैं। ये हाफ डिग्री आपका, ये आपका हाफ, एक एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 179, और ये हाफ डिग्री का होगा, और ये भी आपका क्या होगा? हाफ डिग्री का होगा। ये क्या है? फ्रिजनल बाइप्रिज्म है। यहाँ पे पढ़ोगे आप, यहाँ क्या किया गया होगा? रिफ्लेक्शन मेथड का यूज करा के आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना को आगे पढ़ना होगा। फ्रिजनल बाइप्रिज्म में आपको दिखाना होगा किस तरीके से इंटरफेरेंस की इवेंट होती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं?
कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्स को कैसे रिप्रोड्यूस करा सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स को कैसे रिप्रोड्यूस कराएंगे? कोहेरेंट सोर्स को कैसे रिप्रोड्यूस कराएंगे? पहला तरीका है कि हम सोर्स को स्प्लिट कर दें, और दूसरा है या तो हम एम्पलीट्यूड को क्या करें, एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, या रिफ्लेक्शन मेथड भी इसी को बोलते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इक्वेशन दी गई है, अभी यहाँ पे कोई वेव्स अभी S1 से यहाँ से चल रही थी और दूसरी S2 से जा रही थी। अब ये दोनों वेव्स हैं, S1 और S2 अगर कोहेरेंट सोर्स हैं तो यहाँ से जो वेव्स चलेगी यहाँ पे पहुँची है, दूसरी वेव्स जो यहाँ पे गई है इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी भी कुछ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये वेव्स कैसी वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं या सस्टेन वेव्स हैं। तो इनका फंक्शन या तो साइन के फॉर्म में होगा या तो कास के फॉर्म में होगा। अगर हम इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए साइन 100t यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, y1 इक्वल टू ए साइन 100t प्लस, ये किस फॉर्म में इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में है। दूसरी इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 है। इसकी इक्वेशन को लिखेंगे, हमने लिख दिया, या इसका एम्पलीट्यूड बदल दीजिए, कुछ और लिख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड b साइन करके लिख लो, b साइन, यहाँ पे क्या हो गया 98t प्लस 3x। ये हमारे पास दो वेव्स दी गई हैं, अर्थात दो यहाँ पे सोर्स रहे होंगे। पहला सोर्स S1 और दूसरा क्या है, S2 है। क्या ये S1 और S2 कोहेरेंट हैं? तो आपको वेव्स को देखोगे, वेव्स को देख के बता सकते हो कोहेरेंट सोर्स है या नहीं है। बिल्कुल आप बता सकते हो। कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ओमेगा टी। ये क्या है ओमेगा टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन। एन क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली कंडीशन आपको बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 100t है, यहाँ पे 98t है, तो ये क्या कोहेरेंट होंगे, नहीं होंगे। ये कोहेरेंट कब हो सकते हैं, अगर यहाँ पे भी क्या होता भैया, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे भी 100t होता और यहाँ पे 3x लिखा हुआ था, कोई बात नहीं 3x भी लिखा होता, या यहाँ पे ये ना लिखा होता तो ये भी हो सकता था। क्या हो सकता था, ये 100 ओमेगा टी था, 100t था और यहाँ पे 3x था, तो यहाँ पे भी अगर आपको 100 मिलता, अर्थात इस केस में आप दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, तब भी ये कोहेरेंट सोर्स है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो π/6 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, π/6 क्या है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो 0 लिखोगे, अर्थात यहाँ पे जो होता है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, इक्वेशन क्या होती है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप 0 लिख सकते हो, फाई क्या होगी 0 होगी, और यहाँ पे फाई कितना है π/6 है, और π/6 क्या है कांस्टेंट टर्म है, अर्थात इन दोनों वेव्स की फेज भी क्या है, फेज डिफरेंस भी आपको मिल रहा है। वो फेज डिफरेंस कितना है π/6 का है। अगर π/6 ना होता तो क्या होता, अगर ये π/6 ना दिया होता तो क्या दिया होता, आपको पता है वेव जब ट्रेवल करती हैं तो क्या चेंज होता है, एक्स बदलता है, उनका एक्स बदलता है और क्या बदलता है, टी बदलता रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, या तो एक्स होता या तो टी होता। अर्थात दोनों इक्वेशन को देख के भी आप पता लगा सकते हो कि जो लाइट सोर्स हैं वो कोहेरेंट हैं या नहीं हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि कोहेरेंट सोर्स कब होता है और कब कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वहाँ पे मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोहेरेंट सोर्स है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी आप उनको कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हो। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कैसे सुपरपोजिशन होता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम उनका देखना चाहेंगे कि एनालिटिकली हम उसको कैसे प्रूव करते हैं। इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। किसी का अगर कोई डाउट है
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकता है। और सभी लोग ICT एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एनालिटिकली उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट अ वेव इज मूविंग फ्रॉम वन सोर्स इज क्या हो जाएगी? y1 इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ किस फॉर्म में मानना चाहेंगे आप लोग? a1 साइन kx प्लस ओमेगा टी। आप चाहो तो इस फॉर्म में ले सकते हो kx प्लस ओमेगा टी, या आप kx माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस दोनों फॉर्म में ले सकते हो, या आप ऐसे भी ले सकते हो a1 साइन ओमेगा टी माइनस का, जो चाहो आप कुछ भी मान सकते हो। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। आपको सिंगल फंक्शन ही मिलेगा, या तो साइन के फॉर्म में मिले या तो कॉस के फॉर्म में मिले, तो इक्वेशन कैसी कहलाएगी? प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगी। दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं another wave reaching at same point is, उसी पॉइंट पे दूसरी वेव पहुंच रही है। अनदर वेव रीचिंग एट सेम पॉइंट इज क्या हो जाएगी? उसको हम y2 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड इससे कुछ डिफरेंस होगा। a1 साइन इसका क्या हो जाएगा? ओमेगा टी ही मान लो, ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। वेयर फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, वेयर फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। इतना आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज से जब वेव चलेंगी, जब दो सोर्सेज से वेव चलेंगी तो क्या होगा भैया? पहली वेव की कुछ इक्वेशन होगी, उसको हमने क्या माना? a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। दूसरी वेव थी, उसकी मैंने इक्वेशन माना, वो क्या थी? a2 साइन के एक्स माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, जहाँ वे आपका फाई क्या है? फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में। अब हम क्या करेंगे? दोनों वेव जब चल रही होंगी अलग अलग सोर्स से, तो कुछ समय के बाद वो क्या होंगी? सुप्रीम पोज होंगी और एक पॉइंट पे मिलेंगी जाके। जब वो उस पॉइंट पे मिलेंगी जाके तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट क्या होगा? वो रिजल्टेंट क्या होगा भैया? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। ये क्या होगा? उन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट होगा। चलिए हम इन दोनों के रिजल्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट को सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट को सॉल्व करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या था भैया? y इज इक्वल टू
y1 प्लस y2, y1 का मान रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस दूसरा क्या है आपका a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब हम यहाँ पे साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, इस वाले टर्म को ऐसे ही लिख देंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a साइन क्या हो जाएगा? a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा? a2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको ये टर्म कॉमन मिल रहा होगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इधर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और इंटू साइन फाई, ये क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये कुछ बन रहा होगा, इसको हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा y इक्वल टू a2 साइन, ये किस फॉर्म में आ रहा है? साइन के फॉर्म में आ रहा है। ये क्या है? कॉस के फॉर्म में। यानी हमें क्या करना है, जब रिजल्टेंट निकालना है, अर्थात जिस फॉर्म में ये वेव y1 वाली थी उसी फॉर्म में निकालेंगे। अर्थात मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि कोई दो सोर्सेज हैं, मान लेते हैं एक सोर्स हमारे पास S1 है, वहाँ से कोई वेव्स आ रही है, उसकी इक्वेशन ये है, प्रोग्रेसिव वेव्स है। दूसरा सोर्स है उससे लाइट आ रही है, इसकी इक्वेशन ये भी आपका प्रोग्रेसिव वेव्स है। अब ये दोनों जाके हमारी आंख पे हिट करते हैं तो हमें क्या होगा, जो दिखाई पड़ेगा वो भी वेव्स जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? सिंगल, या तो साइन के फॉर्म में हो या तो कास के फॉर्म में हो। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं आर बी द क्वांटिटी सच दैट, हम मान लें लेट आर बी द क्वांटिटी, या इसी को मान लें एम्पलीट्यूड, सच दैट, वो एम्पलीट्यूड कैसा है भैया? अगर हम इसको मान लें a1 प्लस a2 को क्या मान सकते हैं? साइन थीटा मान सकते हैं, या कॉस थीटा मान लो, r कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 कास फाई, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी ये, और r साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? a2 साइन फाई, हम इसको क्या मानेंगे? a2 साइन फाई, इक्वेशन क्या हो गई? 4 हो गई। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, उठा के इन दोनों इक्वेशन का मान हम रख देंगे। इस इक्वेशन में जब हम मान रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे r cos थीटा हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा? कास ओमेगा टी, यहाँ से r कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ये वेव्स है, ये साइन a प्लस बी का r कॉमन ले लो तो ये फिर फार्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आ गई है, ये क्या आ गई? y1 और y2 का हम लोगों को रिजल्टेंट मिल चुका है। इस इक्वेशन को कुछ नाम ने दे दीजिए। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5 हो गई। हमने क्या किया, जो दो वेव्स थी उन दोनों का हमने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट निकाल लिया। वो रिजल्टेंट क्या आया है? y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा आया हुआ है। r क्या है? r क्या है? a1 और a2 का
रिजल्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या निकाले हैं, आर निकाले हैं। आर क्या है, रिजल्टेंट है। आर क्या है, रिजल्टेंट है। हम इन दोनों को और आगे सॉल्व कर सकते हैं। आर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, यहाँ से a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा, ये दोनों मिलके a2 कॉमन हो जाएगा, कास स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। जो दोनों वेव्स थी, पहली वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड a1 था और दूसरी वेव्स का एम्पलीट्यूड a2 था, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं I1 प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हो a1 स्क्वायर और I2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर। a1 और a2 क्या हैं, a1 और a2 क्या हैं, a1 और a2 उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड हैं। तो इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आप I प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हो, आर स्क्वायर कह सकते हो। अब यही एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ही बताएगी कहाँ पे कितनी लाइट पहुँचती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे कितनी लाइट पहुँचती है, कहाँ पे कितनी लाइट पहुँचेगी उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए ICT एकेडमी बाराबंकी के YouTube चैनल को। थैंक यू क्लास।